हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। आज मैं प्रिंस द्विवेदी आज अपने एंशिएंट हिस्ट्री की पार्ट 2 लेकर आया हूं। और पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था बुद्धिज़्म के बारे में, और आज इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जैनिज़्म के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप जैनिज़्म के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसको लास्ट तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही चाहता हूं कि अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हम बुद्धिज़्म को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके काउंसिल के बारे में, कैसे वो उसका स्प्रेड हुआ, कैसे गौतम बुद्धा ने उसको स्टेब्लिश किया, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में कि जैनिज़्म कैसे स्टेब्लिश हुआ, कैसे जैनिज़्म 2 भागों में बट गया, और उसकी जितनी भी काउंसिल थी हम सबको डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो जैनिज़्म वर्ड है वो आया कहाँ से है। तो जैनिज़्म का वर्ड जो है वो जैन वर्ड से आया है, ठीक है ना। JAIN जैन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है जैना, जिसका मतलब क्या होता है कन्क्वेरर। कन्क्वेरर मतलब कब्जा करने वाला। अब देखिए, हमने कई बार सुना है और हमको यही बताया जाता है कि जो जैनिज़्म के जो फाउंडर हैं वो वर्धमान महावीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। वर्धमान महावीर से पहले भी 23 गुरु रह चुके हैं, 23 टीचर रह चुके हैं, जिसको हम तीर्थंकार बोलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो वर्धमान महावीर हैं ये 24वें नंबर के गुरु हैं, है ना। जैनिज़्म के 24वें नंबर के ये गुरु हैं। तो अब बात आती है कि फाउंडर कौन है। तो फाउंडर हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव वॉज द फाउंडर ऑफ द जैनिज़्म, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट बनेगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो जैनिज़्म है उसके 24 ग्रेट टीचर्स थे, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये बोलता है कि जैनिज़्म इज एन एंशिएंट ओरिजिन एंड बिलीव टू हैव 24 ग्रेट टीचर्स। कहने का मतलब कि महावीर को मिलाकर जैनिज़्म के 24 ग्रेट टीचर हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये जो 24 ग्रेट टीचर हैं इन्हीं को किस नाम से जाना जाता था, तीर्थंकार के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। 24 ग्रेट टीचर को ही तीर्थंकार, तो हम ऐसा कहते हैं कि जैनिज़्म के 24 तीर्थंकार थे। और तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि जो ये तीर्थंकार का मतलब क्या होता है। तीर्थंकार का मतलब होता है कि जिसने सारे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो, ठीक है। पीपल हु हैड अटेन्ड ऑल नॉलेज एंड मोक्ष। अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वर्ड जैन का मतलब क्या होता है, कन्क्वेरर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पहले गुरु कौन थे, जैनिज़्म के पहले गुरु कौन थे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऋषभ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकार, मतलब पहले गुरु थे एंड फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। ये नाम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट तीर्थंकार एंड फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन वॉज ऋषभ देव। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो इनके 23rd तीर्थंकार थे, ठीक है ना, मतलब 23वें जो गुरु थे, टीचर थे, तीर्थंकार थे, उनका क्या नाम था, पारश्वनाथ। और अगला पॉइंट कहता है कि जो लास्ट तीर्थंकार थे, 24वें गुरु थे, वो वर्धमान महावीर थे। अब चलिए देख लेते हैं महावीर के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे इनकी लाइफस्टाइल रही। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, महावीर जी का जन्म हुआ था 540 BC में विलेज नियर वैशाली, एक गांव है कुंडन ग्राम गांव, वैशाली के पास में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक क्षत्रिय क्लैन के फेमस रूलर थे, और इनकी जो माता थी वो त्रिशाला नाम था उनका, वो लिच्छवी के चेतक की चीफ थे वहाँ के, उनकी बहन थी, ठीक है। लिच्छवी की चेतक की बहन थी कौन, त्रिशाला, और महावीर की माँ। अब देखिए, जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि 29 उम्र की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ऐसे ही महावीर ने भी 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और तपस्वी जीवन को अपना लिया। अब क्या हुआ, अब ये तपस्वी जीवन को अपना लिए, जंगल में चले गए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो 12 साल इन्होंने खूब मेहनत की। गौतम बुद्धा ने 6 साल मेहनत की थी, इनको 12 साल लग गए मोक्ष प्राप्त करने में, ठीक है। तो 12 साल बाद इनको क्या हुआ, कैवाल्य की प्राप्ति हुई। अब देखिए कैवाल्य क्या है। तो कैवाल्य जिस प्रकार से बुद्धिज्म में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता था, वैसे ही जैनिज्म में जब मोक्ष प्राप्त हो जाता था, सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता था, तो उसको कैवाल्य बोला जाता था।
तो हमारा ये पॉइंट कहता है कि 12 साल बाद मतलब कि 30 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स महावीर गॉट द कैवाल मीन्स हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। अब देखिए महावीर के बारे में आगे कहा जाता है कि 12 साल इन्होंने हर गली हर गांव में भटका तपस्या की, और ये भी बोला जाता है कि 12 साल में तपस्या के दौरान इन्होंने एक भी बार कपड़े नहीं बदले। अब ये बताइए कि इन्होंने कपड़े नहीं बदले तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आज से मैं भी कपड़े नहीं बदलूंगा और मैं तो नहाऊंगा भी नहीं, जिससे मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो, और आप भी ऐसा ही करिएगा। फिर देखिए हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि इन्होंने पहला अपना जो सरमन है, उपदेश है, ये पावा में दिया था, ठीक है। और बेचारे फिर क्या हुआ, ये मर गए। ये कब मर गए, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। 72 साल की उम्र में ये मर गए, भगवान को स्वर्ग सिधार गए 468 BC में एट द पावापुरी इन बिहार। पावापुरी जो कि बिहार में था, वहाँ पे ये मर गए। अब चलिए हमारा एक और सब टॉपिक है जैनिज्म के अंदर ही, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। अब देखते हैं कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे, इनके डॉक्ट्राइन्स क्या थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैनिज्म ने 5 डॉक्ट्राइन्स बताए थे। अब वो एक एक करके आप स्क्रीन में देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए आपको पहला दिख रहा होगा, इनका पहला सिद्धांत था कि डू नॉट कमिट वायलेंस। इनका भी सेम था कि वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, अहिंसा नहीं करनी है। दूसरा क्या था, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तीसरा क्या था, डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना है, ठीक है। जो आप लोग करते हो, सबसे ज़्यादा चोरी आप ही लोग करते हो। क्या चुराते हो, ज्ञान चुराते रहते हो, है ना। आप कुछ और ही समझ लिए होंगे, कुछ और चुराने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा माइंड को फ्रेश करो यार, क्या गंदी चीज़ें सोचते रहते हो। अब देखिए चौथा क्या था कि डू नॉट होल्ड। होल्ड मतलब होता है जमाखोरी, मतलब पैसा इकट्ठा नहीं करना है फ्यूचर के लिए, जो आज करते हैं सब, है ना, तो वो नहीं करना है। और लास्ट क्या था, ऑब्जर्व कंटिनेंस, मतलब कि ब्रह्मचार्य रहना है, शादी नहीं करनी है, ठीक है, शादी नहीं करनी है। अब देखिए इसमें क्या माना जाता है कि ये जो लास्ट वाला डॉक्ट्राइन्स था, ऑब्जर्व कंटिनेंस, इसको बस महावीर ने दिया था। बाकी के जो 4 मतलब डॉक्ट्राइन्स थे, वो महावीर से पहले जो 23 गुरु थे उन्होंने बताया था, लेकिन 5वां जो है वो महावीर ने बताया था। अब एक बात का हमें यहाँ पे और ध्यान देना है कि महावीर के पहले जितने गुरु थे और महावीर, इन दोनों के काम करने के स्टाइल में थोड़ा चेंजेस थे, डिफरेंसेस था। अब वो क्या डिफरेंसेस था, वो ये था कि महावीर के पहले जितने गुरु थे वो बोलते थे कि आदमी को सिर्फ ऊपर का शरीर और नीचे का शरीर बस ढका होना चाहिए आदमी का। लेकिन महावीर बोलते थे कि शरीर में कपड़े ही नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो ये जैनिज्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। अब देखिए अब ये श्वेतांबर क्या थे और दिगंबर क्या थे। तो श्वेतांबर के नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ठीक है ना, जो वाइट क्लॉथ पहनते थे, वो जो वाइट गारमेंट्स पहनते थे उनको श्वेतांबर बोला जाता था। और दिगंबर हु रिमेन्ड नेक्ड, और जो कपड़े ही नहीं पहनते थे उनको दिगंबर बोला जाता था। अब देखिए जैनिज्म ने बुद्धिज्म की तरह वर्ण सिस्टम की बुराई नहीं की, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन जैनिज्म में ये कहा गया कि जो मतलब जो आदमी जन्म लेता है ऊंची और नीची कास्टेस में, वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अब चलिए देख लेते हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे। 3 रत्न कौन से थे, तो आपको दिख रहे होंगे कौन से हैं। राइट नॉलेज मतलब सही ज्ञान, राइट फेथ और राइट एक्शन, ये 3 रत्न थे जैन धर्म की। अब देखिए जैन धर्म में प्रैक्टिस ऑफ वॉर मतलब लड़ाई करना एंड इवन एग्रीकल्चर खेती करना भी मना था। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि दोनों में हत्या होती है लिविंग बींग्स की। क्योंकि देखो वॉर जब होगा उसमें भी लोग मरेंगे, और एग्रीकल्चर फसल पेड़ पौधे ये भी तो लिविंग बींग्स में आते हैं ना, तो इनकी भी हत्या होती है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिस ऑफ वॉर दोनों मना थे। अब चलिए बात कर लेते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म कैसे तेज़ी से फैला। तो अब देखिए जैनिज्म के फैलने का कारण जो बताया जाता है, ये बताया जाता है कि जो टीचिंग है जैनिज्म की, जो टीचिंग्स हैं वो महावीर ने ऐसे ऑर्गेनाइज की, अपने फॉलोवर्स को एक ग्रुप में
ऑर्गेनाइज कर लिया, मैन और वुमेन दोनों को। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की कि इन्होंने जो अपने संदेश थे, जो अपनी टीचिंग्स थी, वो आम लोगों की भाषा में लोगों को बताया। मतलब कि जो हर एक इंसान को, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी उस भाषा को समझ सके। लेकिन आपको बता दूं कि वो कौन सी भाषा थी, वो प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। लेकिन जो जैसे संस्कृत बोलते हैं, तो संस्कृत उस समय में संस्कृत सिर्फ उन लोगों को आती थी जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, जो ज़्यादा अमीर होते थे, ठीक है ना। तो उन लोगों को संस्कृत आती थी, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, इंग्लिश ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग या फिर भी बोल देते हैं ज़्यादा अमीर लोग बोलते हैं, ठीक है। कॉमन लोग, गांव के लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे ही इसीलिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में अपने टीचिंग्स को स्प्रेड किया, लोगों तक फैलाया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, जिससे कॉमन लोग भी इसको समझ सकें। फिर इसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, आगे हम पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, महान राजा, उन्होंने भी जैनिज्म को अपना लिया। और अपने अंतिम दिनों में, मतलब जब उनको लगा कि जब उन्होंने गद्दी छोड़ दी, तो फिर अंतिम दिनों में उन्होंने जैनिज्म के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी भी गुजारी। अब देखिए दूसरा कारण क्या माना जाता है, सेकंड कॉज क्या माना जाता है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म का। ये बोला जाता है कि महावीर के मरने के 200 साल बाद क्या हुआ, एक फेमाइन आया, अकाल पड़ा, ठीक है, महामारी आई। उससे क्या हुआ, लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या कर जैन के आधे लोग कहाँ चले गए, साउथ में चले गए, साउथ इंडिया में चले गए, अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, ठीक है। और ये फेमाइन 12 सालों तक चला। तो 12 सालों तक जब ये फेमाइन चला, तो आधे लोग जैनिज्म के भद्रबाहु के लीडरशिप में कहाँ चले गए, ये साउथ इंडिया चले गए। और आधे लोग जहाँ थे वहीं रह गए, किसके लीडरशिप में, स्थूलबाहु की लीडरशिप में। स्थूलबाहु नहीं है, वो स्थलबाहु है, ठीक है। तो अब देखिए जैन जो धर्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था, जो मैंने आपको पहले ही बताया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो एक को लीड कौन कर रहा था, स्थलबाहु, और एक को भद्रबाहु। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ से साउथ इंडिया चले गए। तो ये मगध से साउथ इंडिया चले गए थे, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी मगध में ही ना एस्टेब्लिश हुई थी। तो मगध से साउथ इंडिया चले गए, फिर जब आए तो ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो अब क्या हुआ कि जो साउथ चले गए थे, साउथ इंडिया, उनको दिगंबर कहा जाने लगा, और जो मगध में ही थे उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऋषभ देव जी जैनिज्म के पहले तीर्थंकरास या फिर बोल सकते हैं कि पहले टीचर थे, ठीक है। तो हर टीचर का कुछ ना कुछ साइन होता था, चिन्ह होता था। जैसे आप महावीर जी की जो स्टैचू मूर्ति देखेंगे, तो उसके नीचे एक साइन बना रहता है सिंह का, मतलब कि महावीर जी का सिंह, मतलब साइन था सिंह, शेर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऋषभ देव जी का जो साइन था वो बैल था, जिसको बोला जाता था सांड, ठीक है ना, बैल। अब देखिए दूसरे नंबर ऋषभ देव जी के बाद अजित नाथ आते हैं, ये दूसरे तीर्थंकराज थे, इनका साइन था हाथी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं संभव, और इनका जो साइन था वो था घोड़ा। फिर 7वें नंबर पर आते हैं संपाश्वर जो 7वें नंबर के तीर्थंकराज थे, उनका साइन था स्वास्तिक, ठीक है ना। स्वास्तिक आपको पता होगा, ऐसे करके जो हम लोग बनाते हैं दीपावली में, ठीक है। अब 16वें जो थे, शांति था उनका नाम, और उनका साइन था हिरण। अब जो 22वें नंबर के जो गुरु थे, टीचर थे, तीर्थंकराज थे, उनका नाम था अरिष्ट नेमि, ठीक है, 22वें नंबर के, और इनका साइन था शंख, ठीक है। और जो 23वें नंबर के थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ, मैंने पहले भी बता चुका था, इनका साइन है सर्प, स्नेक जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। और लास्ट जो है 24वें गुरु महावीर, अब इनका साइन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सिंह, शेर जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे साइन भी हो गए, बता दिया मैंने आपको। अब लास्ट टॉपिक है हमारा काउंसिल। जैसा कि हमने देखा था बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुए थे, ठीक उसी प्रकार जैनिज्म में भी 2 काउंसिल है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि पहला जो काउंसिल हुआ था, फर्स्ट जैन काउंसिल, वो पाटलिपुत्र में कराया गया था 3rd सेंचुरी में, ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE में। और इसको प्रिसाइड कौन किया था, स्थूलभद्र ने किया था। बार बार मैं नाम गलत बोल देता हूँ, स्थलबाहु था उसका नाम, स्थूलभद्र नहीं था। और जो दूसरी काउंसिल हुई थी वो वल्लभी में हुई थी 512 AD में, 512 AD में।
और इसको प्रिसाइड किया था देवार्दी कसम रमन्ना ने। अब अगर आप इतनी चीज़ें 2 पार्ट वीडियो देख लेते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं, तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे वो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए नोट्स तो ज़रूर आपको बनाने हैं। और वीडियोस के बीच में जो अनवांटेड साउंड हैं, तो अगर वो हैं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा घर जो है वो मेन रोड के जस्ट बगल में है, तो यहाँ से चौबीसों घंटे गाड़ी निकलती रहती हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आप पढ़ नहीं पाएँ। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको जब भूलेगा तो आप रिवाइज़ करते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिनसे उनको भी नॉलेज मिल सके। तो हम आगे और एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो उसको भी पहले जाके देखिए, तभी पार्ट सेकंड समझ में आएगी आपको। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को देखते रहिए। इसी के साथ हम अगली वीडियो के साथ जल्द आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।